ये भी जो बुक्स लगी हुई हैं क्लास 10th में लगती है, उस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। जो आरपीएससी और आरएमएसएसबी के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के, तो उसके कुछ टॉपिक्स यहाँ से भी उठाए जाते हैं। राजस्थान का इतिहास एंड संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। पुस्तक कक्षा 10, लेखक गण है डॉक्टर कमल नयन सल्ले और पवन भंवरिया जी की किताबें भी आती हैं, जो नाथ पब्लिकेशन है उसके फाउंडर हैं। और चलिए फिर हुकमचंद जैन की भी संयोजक हैं इनके, फिर नारायण माड़ी भी जी की भी इनके साथ में है। इसकी समय सारणी है, जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसमें जो क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी वो है। फिर आगे है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। फिर राजस्थान के उत्सव, दूसरा अध्याय कौन सा है, राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। फिर तीसरा अध्याय है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। फिर चौथा अध्याय है राजस्थान के वस्त्र आभूषण, जो आभूषण पहनते हैं वो। पांचवा अध्याय है राजस्थान की चित्रकलाएं एवं लोक कलाएं। ये टॉपिक ही हमें ज़्यादा जीके में पूछे जाते हैं। फिर है स्थापत्य, किले, नहरें, स्थापत्य किसने कौन सा किला बनवाया, कौन सा फेमस है, किस प्रकार के किले होते हैं। नेक्स्ट है संगीत। फिर था राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। फिर है अध्याय 9 में राजस्थान की भाषा साहित्य, राजस्थान की भाषा और साहित्य। फिर लास्ट अध्याय 10 है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल और स्थल। ओके, देन अध्याय 11 में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ये आपको पढ़नी चाहिए। इसमें हम पहला अध्याय पढ़ेंगे आज, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास परिचय, 1 से 28 पेज है इसमें। राजस्थान का इतिहास और एक परिचय, इसमें है जो पहली लाइन है 1949 में इस ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से एक भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, ऐसा माना जाता है। भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स ने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस भूभाग के नाम पर राजपूताना, जॉर्ज थॉम्स ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद 1829 में एनालिसिस एंटीक्वेंटीज एंड एंटीक्वेंटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान लिया था, ठीक है, या राजस्थान रखा। स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, सही है। 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। ये देखो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नामकरण हुआ था, ठीक है। फिर है प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में इन भिन्न भिन्न नाम रहते हैं, जातियों जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीन नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, मरु, धनव, जंगल, मत्स्य, शेरसेनी, सूरसेन। मरु और धनव दोनों अर्थ एक ही हैं और इनका प्रयोग जोधपुर के मरुस्थल के लिए हुआ था। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ तो कहा जाता था। जांगल बीकानेर के लिए यूज किया जाता था, उस क्षेत्र के लिए जहाँ समी, कैर, पिल्लू, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था। क्वेश्चन पुट अप यहाँ से हो गया। बीकानेर और नागौर, प्राचीन टाइम में जांगल प्रदेश कौन कौन से थे, बीकानेर और नागौर। मत्स्य जिसका उद्देश्य महाभारत के एक राज्य के रूप में है, और जयपुर, अलवर और भरतपुर, इनको मत्स्य कहा जाता था। किस किस को, जयपुर, अलवर और भरतपुर को। विस्तृत था,
इसकी राजधानी विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। भौगोलिकता के आधार पर नामित कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। देखो, माही नदी के आसपास जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कांठल कहलाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है काफ़ी बार। माही नदी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित है, मतलब किनारे पर स्थित है। किनारे को कांठा कहा जाता है। 56 गांवों के समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता है। ठीक है, ये कुछ दिए हुए हैं। जांगल प्रदेश, ढूंढाड़, मेदपाट, मारवाड़, मांड, मरू, मेवाड़, ये अलग अलग क्षेत्र दिए हुए आप देख सकते हैं। आगे कहलाता है भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपरमाल कहलाता है। जो भैंसरोडगढ़ है और बिजोलिया तक के क्षेत्र को उपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। गिरवा किसको कहते हैं? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। जैसलमेर था, उसका प्राचीन नाम क्या था? मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। ये भी क्वेश्चन है। कोटा और बूंदी का प्रदेश हड़ौती कहलाता है, नाम से प्रसिद्ध था। सिकर झुंझुनू, ये शेखावटी आ गया। इतिहास का विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास के 3 कालों में विभक्त किया गया। प्राक, आदि और ऐतिहासिक युग। प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। उस टाइम लिपि नहीं थी या लिखा नहीं जाता था, अर्थात मानव लेखन काल से अपरिचित, लिखना नहीं आता था उस टाइम मनुष्य को। आदि युग की संज्ञा के इतिहास में उस काल को दी जाती है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, किंतु वे अस्पष्ट अथवा उनकी लिपि हमें पता नहीं है। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुस्पष्ट लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इन तथ्यों में भारतीय इतिहास के कालक्रम के विभक्त किया गया। प्राक युग इस सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता तक, जो हड़प्पा सभ्यता हुई उससे पहले तक का जो समय था वो क्या है? प्राक युग है। फिर है आदि युग, या हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी तक। और फिर है ऐतिहासिक युग। यह युग 600 ईस्वी से वर्तमान तक क्या कहलाता है? ऐतिहासिक युग कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। प्राग युग में क्या था? मानव सभ्यता का उदय नदी घाटी में हुआ था, ये हम जानते ही हैं, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता होती है और यहाँ पर अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। सघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी आसानी से उपलब्ध होते हैं। सैकड़ों वर्षों से पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान एक बड़ा भाग है, आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पहले इस मरुस्थली भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा द्वादशी, ये इंपॉर्टेंट है, इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीन भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या है? राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न उत्खननों में से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण जो पत्थर मिले हैं, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर, अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2-1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। 1870 ईस्वी में C.A. हेकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स खोजी थी, मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी।
हाथ में पत्थर की कुल्हाड़ी। कुछ समय पश्चात सेंटन कौर ने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व संग्रहालय नई दिल्ली। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक है। डेक्कन कॉलेज पूना के रविंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल जी, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान के पूर्व पाषाण कालीन सभ्यताओं और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। इन्होंने मेहनत की। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों का प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। जालौर में से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय B. ऑलचिन को जाता है। स्पष्ट रूप से उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण संस्कृति का प्रसार था। मध्य पाषाण मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी के प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में लूनी, उसकी सहायक नदियां चित्तौड़, बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाण उपकरण मिले हैं। इस काल में के उपकरण छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित थे, मतलब अपग्रेड हो रही थी चीजें। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियंस, क्वार्जाइट, क्लेसिडोन आदि पाषाणों से बने थे, जिनमें ब्लेड, ग्रेवेंस, ट्रायंगल्स, क्रेसेंट्स, ट्रेपज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। उत्तरीय नवपाषाण। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तरीय नवपाषाण सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर स्थानों में उत्तर पाषाण सभ्यताओं के मिले हैं हमें प्रूफ। राजस्थान में धातु काल। ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण, ताम्रकांसा धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों में ताम्रपाषाण एवं ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं। तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन अर्थों में गणेश्वर कहाँ पर है? सीकर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। गिलोंड राजसमंद है और झाड़ोल उदयपुर। पिंड पंडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, शामणिया पुंगल बीकानेर, लालपुर किरोड़ता व चिथवाड़ी उदयपुर, एलाना जालौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, मलाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लोहायुगीन सभ्यताएं कौन सी हैं? ताम्र और कांस्य के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतर घटना थी। इसने कृषि उपकरण तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। राजस्थान में नौह भरतपुर में लोहा युगीन सभ्यता का ये उदाहरण है। जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, रेड, टोंक आदि स्थानों में से लोहा संस्कृति के समय के अनेक हथियार उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युगीन सभ्यता होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। अस्त्र शस्त्र एवं उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। रेड कहाँ पे? टोंक को लोहे सामग्री प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? पूछा हुआ भैया, शायद मैंने देखा था एग्जाम में, याद नहीं है। लोहे के पश्चात भारत में अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, नौह आदि स्थानों में मिलती हैं। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक युग आरंभ हुआ। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कालीबंगा पे हमसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। प्राचीन
द्वादशी या दृष्टि और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, घग्गर नदी कहते हैं, में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज 6000 ईयर्स अधिक पुरानी मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ की खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। ओके, पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं, बंगा को चूड़ी कहते हैं। सर्वप्रथम 1952 अमलानंद जी घोष इनकी खोजकर्ता थे। तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। उत्खनन से इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। सत्र जो सभ्यता से प्राचीन है, हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है, वहीं तीसरा, चौथे व 5वें स्तर को सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। हमने यहाँ पढ़ लिया था। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी के ईंटों और धूप पकाते थे। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन व उनके अवशेष पतले और हल्के, जहाँ उनमें सुंदरता सुडौलता का अभाव। वर्तमान बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। ये ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं और बाद में हम यहीं से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ऐसा अनुमान है कि लोग ऐसे एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, ये भी पूछा हुआ है। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों को सावधान पद्धति की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल में खोपड़ी के छेद शल्य चिकित्सा का भी मिलता है, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी, नाली, बेलनाकार मुहूर हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट स्थान हैं। आहड़ सभ्यता, नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन फलस्वरूप 4000 वर्ष पुराने पाषाण धातु युगीन अवशेष सामने आए। इस सभ्यता में टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, जिसे धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास जी ने एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल जी ने एवं HD सांकलिया जी ने निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप, सुखाई गई ईंटें व पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने व आभूषणों के साथ दफनाते थे। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो गया कि मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ कौन सी सभ्यता के लोग दफनाते थे, तो आहड़ सभ्यता हो जाएगा। फिर आगे है, इनकी मृत्यु के जीवन को अवधारणा समर्थक होता प्रमाण है, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा, मतलब आगे भी इंसान में जीवन मिलेगा। उत्खनन से मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले और आहड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ताम्रवती कौन सा, आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगर किसे कहा जाता, आहड़ को कहा जाता था, जो यहाँ तांबे के औजार व उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पे, रंगाई छपाई व्यवसाय से भी अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट है गिलोंड, राजसमंद जिले में गिलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर। अब ये देखो, ये बनास नदी के तट पर है, जो प्राचीन सभ्यताएं हैं और आज के टाइम में भी जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे या आसपास या नदी वाले क्षेत्र में ही ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। इट्स फैक्ट। इसी प्रकार प्राचीन टाइम में भी यही था, प्राचीन टाइम में भी जनता रिसोर्सेज के पास ही रहती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। टीले के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957 से 58 ईस्वी बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS सिंध एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगर निर्देशन में यह उत्खनन हुआ।
उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी निर्धारित किया गया। गिलोंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, सादे, काले, पॉलिशदार, भरे, भूरे, लाल और काले। चित्रित मर्दभांड। उत्खनन से मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत, चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। पक्की ईंटें। अब ये देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। पक्की ईंटें या आग में पकाई हुई ईंटें कहाँ मिली थी? गिलोंड में मिली थी। ये क्या है? राजसमंद में। ओके, जबकि गिलोंड इनका प्रचुर उपयोग होता है। नेक्स्ट है भागौर। भागौर भीलवाड़ा में जिले में स्थित है। भागौर में कोठियारी नदी तट पर डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 में से 1970 ईस्वी तक उत्खनन किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। नेक्स्ट है सभ्यता के निवासी अखेट तक होने की प्रमाणित करते हैं। भागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भागौर से क्या हुए? तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनसे छिद्र वाली सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और साग से प्राप्त हुए हैं। भागौर से मध्य पाषाण कालीन सभ्यता लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है गणेश्वर। गणेश्वर सीकर। गणेश्वर नीम का थाना सीकर कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन, ये भी क्या है? ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनके उत्खनन करता रतन चंद्र अग्रवाल जी। उत्खनन 2800 ईसा पूर्व से सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर में अत्यधिक मात्रा में तांबे आयुध के उपकरण मिले हैं, जो इस ताम्रयुगीन सभ्यता के प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, उसमें कृष्णवर्णी मर्द पात्र या यह बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए हैं। गणेश्वर सभ्यता में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से ताम्र हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। निर्यात कहाँ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं और पढ़ लेते हैं इसमें। अन्य महत्वपूर्ण भीनमाल जालौर में है। सभ्यता की यह महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसकी उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरापात्र एवं एक यूनानी सुराही मिली है, जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने का पुष्टि करती है। भीनमाल प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार इसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे के उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट, जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य कालीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी जी, नीलरतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जी विद्वान इनके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट में एक गोल मंदिर, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू, ये देखो अशोक का भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। कहाँ पर? बेराट में हुआ था, जो अशोक धर्म का अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बालाथल उदयपुर। प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन में एक ताम्र पाषाण सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपूर्ण हड़प्पा से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुआ। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल, हनुमानगढ़, ओंजियान, भीलवाड़ा ये पूछी जाती हैं। ओंजियान कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। नगरी चित्तौड़ में है। बरौर गंगानगर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और यहाँ पर पशु मेला भी लगता है। जोधपुरा जयपुर में है। सुनारी झुंझुनू में है। नो है भरतपुर नगर। टोंक नगर कहाँ पर? टोंक आदि प्राचीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा के पतन 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत ये 4 वेद है। ये वैदिक सभ्यता चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, बीकानेर में है,
तरखाना वाला डेरा व चक 64 में मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध का समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ था और अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे जहां समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ऐसी मान्यताएं हैं। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत में हुआ राजस्थान का जंगल देश या जंगल दर के बादशाह कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास में महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकारमय है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने का पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। किंतु बुद्ध के समय भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथ के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप दिखाई देती हैं। प्रथम, जनपदों का उदय और द्वितीय, साम्राज्य विस्तार एवं जनपदों का संघर्ष। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कौन कौन से जनपद थे और कौन सा राजा हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।